कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों से फर्स्ट ईयर वालों की क्लास नहीं चल रही थी। एक्चुअली हम बिजी थे किसमें, सेकेंड ईयर की क्लास लेने में। उनका हो गया कहानी कंप्लीट, सिलेबस सेकेंड ईयर वालों का कंप्लीट हो गया है। आप लोगों की भी कहानी दो क्लासों में हो जाएगी कंप्लीट। शिक्षण विधियाँ एक चैप्टर है आपकी, शिक्षण विधियाँ, आधुनिक शिक्षण विधियाँ, पेपर 6 और पेपर 7 यही है। ठीक है, पेपर 6 और पेपर 7 में वही है, आधुनिक शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियाँ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या है इनकी कहानी। देखो, शिक्षण विधियों में यह बताया गया है कि आप कौन कौन से मेथड से टीचिंग करेंगे। ठीक है, चाहे आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं तो कौन कौन से मेथड से आप स्कूल में पढ़ाएंगे, किस तरह की पद्धति का प्रोसेस का यूज करेंगे, किस तरह की पद्धति का यूज आप क्या करेंगे, पढ़ाने में करेंगे, जिससे कि जो आपका पढ़ाने का वे है, आपके जो पढ़ाने का तरीका है वह प्रभावशाली हो, जिससे कि बच्चा जो है वह बच्चा जो है वह सब चीज़ आसानी से सीख सके, उसके दिमाग में आसानी से चीज़ें आ सके, वह इंटरेस्टेड वे में चीज़ों को सीखे। ठीक है, और क्या है, इंटरेस्टेड वे में सीखेगा तो बच्चा बोरिंग नहीं होगा तो स्कूल से भागना, स्कूल नहीं जाने का बहाना करना, ये सब चीज़ें जो है वह नहीं करेगा। अगर आप उससे ज़्यादा वर्कलोड करवाने लगेंगे, बच्चे को अगर ज़्यादा काम दे देंगे, सिर्फ कॉपी पेंसिल से ही पढ़ाते रहेंगे, तो बच्चा जो है छोटा सा है, तो वो तो छोटा सा बच्चा है, वह बोर हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ करने की आदत होती है। जब तक नींद में रहेंगे तब तक सोए रहेंगे, जब तक सोए रहेंगे तभी तक शांत रहेंगे। जैसे ही वो जगते हैं तो आप कभी भी किसी भी छोटे बच्चों को देखिएगा, वह शांति से आपको एक जगह बैठे नहीं दिखेंगे। तो क्या होता है कि जब उन्हें हम स्कूल में भेजते हैं, प्री प्राइमरी में, प्ले स्कूल में, तो क्या होता है कि अगर बच्चे का वहाँ पे मेथड ओनली बुक से आप उनको सिर्फ 1 2 लिख के दे दीजिए, A to Z लिखने के लिए दे दीजिए या सिखाइए, तो बच्चा जो है बड़ा जल्दी बुक से बहुत जल्दी जो है वह बोर हो जाता है। तो वह बोर ना हो, इसके लिए आप कौन कौन से टेक्निक अपनाएंगे जिससे कि बच्चा आसानी से चीज़ों को सीखे, पढ़े, समझे। ये नहीं कि आपको खेलते खेलते उसको पढ़ा देना है, ये नहीं कि आपको उसको कॉपी पेंसिल ले लीजिए, उसको लिखाते रहिए, उसको समझाते। राइटिंग ज़रूरी है, लेकिन ओनली राइटिंग होना ही ज़रूरी नहीं है। राइटिंग के साथ साथ आप उसको एक्टिविटीज़ करवाइए, उसको रीडिंग करवाइए। अब ये नहीं कि किताब देके तो उसको पढ़ने नहीं आएगा, उससे कुछ कुछ बोलिए, उसको वो बोलेगा। कोई चीज़ उसको, कोई टॉपिक ही दे दीजिए छोटा सा, बेटा कहानी सुना लो, वो कोई चिड़िया की कहानी, कबूतर की कहानी, कोई कहानी सुना लेगा, कोई पोयम ही उससे पूछवा लीजिए, सिखा दीजिए हंसते खेलते। ठीक है, तो यह जो है टीचिंग मेथड में यही बताया जाता है कि आपका जो पढ़ाने का तरीका है वह किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, आप बच्चों को, जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू हैं, उनको आप आसानी से समझा सकें। उनको ऐसा भी फील ना हो कि जो आप पढ़ा रहे हैं वह बोरिंग, मतलब वो तो समझेंगे नहीं कि बोरिंग तरीके, ऐसा भी ना हो कि वो बोर हो जाए आपके पढ़ाने के तरीके से। ठीक है, उनका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई से ख़त्म ही हो जाए। तो यही हम अपने इन दोनों पेपर्स में देखेंगे, पेपर 6 और 7 में, कि कैसे हम किस किस मेथड के द्वारा जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किस तरह से जो है बच्चा चीज़ों को एडॉप्ट कर सकता है, किस तरह से सीख सकता है। तो क्या था कि जो पहले मतलब जब किंडरगार्टन का आया, जब छोटे बच्चों के पढ़ाने पे जोर दिया गया, तब से यह सोचा गया कि कौन कौन सी पद्धतियाँ लाई जाएं। तो सबसे पहले आई थी किंडरगार्टन की पद्धति। आज भी जो किंडरगार्टन की, इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता था कि जैसे कि आप जाइएगा किसी स्कूल में जाइएगा तो बोलेगा ना कि आपको नर्सरी पढ़ना है, KG 1 KG 2, जो KG का मतलब होता है किंडरगार्टन होता है। किंडरगार्टन, जो KG का मतलब होता है किंडरगार्टन, छोटे बच्चों के लिए। जो किंडर मतलब होता है बालक, गार्टन मतलब बगीचा, गार्डन मतलब होता है, उसी को गार्डन बोला गया है। तो किंडरगार्टन मतलब बगीचा, कि बच्चों का बगीचा। किंडर मतलब बच्चा, गार्डन मतलब बगीचा, तो किंडरगार्टन का नाम जो है इसको दिया गया। तो कहता है आपका कि किंडरगार्टन पद्धति क्या है।
तो किंडरगार्टन पद्धति के बारे में हम लोग देखते हैं कि टीचिंग मेथड में इसमें बहुत सारी पद्धतियाँ दी गई हैं। एक एक करके हम सबको देखते चलते हैं कि कौन कौन सी पद्धति से किस प्रकार बच्चों को पढ़ाया गया है, कौन कौन सी पद्धति प्रभावशाली रही है, या अभी हमें कौन कौन सी पद्धति से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो किंडरगार्टन पद्धति में क्या होता है कि ये पद्धति डिस्क्राइब किया, बताया कि जो किंडर होता है, किंडर मतलब जो होता है बच्चा, और गार्डन मतलब जो होता है बाग बगीचा। तो जो एक छोटा सा बच्चा है, वह बच्चा, स्कूल जो है वह बाग है बच्चों का, क्या है, बाग है, बगीचा है। स्कूल का जो विद्यालय का जो आपका प्रांगण होना चाहिए, जो विद्यालय का कैंपस होना चाहिए, जो विद्यालय का वातावरण होना चाहिए, वह बगीचे के जैसा होना चाहिए। उस बगीचे में छोटे मोटे नन्हे मुन्ने जो आपके पास आ रहे हैं, 3 साल 4 साल 5 साल के जो छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू, वह आपके जो है जो बालक आ रहे हैं वह पेड़ पौधे के समान है, छोटे छोटे पेड़ पौधे के समान है। ठीक है, तो किंडरगार्टन पद्धति में यह बताया गया है कि जो बच्चा है वह पेड़ पौधा है, और जो आपका विद्यालय प्रांगण है वह आपका बगीचा है। तो बगीचे में पेड़ पौधे की जो देख रेख होती है वह किस तरह से होती है, किस तरह से आप उसकी संरक्षण करते हैं, उसको देखते हैं, हर एक पौधा पे जाके आप नज़र डालते हैं, हर एक पौधा को बारीकी से देखते हैं, उसमें उसको कौन कब खाद बीज की ज़रूरत है, कितना धूप पानी चाहिए, यह सब चीज़ों का निरीक्षण करते हैं ना प्रत्येक पौधा पे जाके। तो किंडरगार्टन पद्धति में यही कहा गया है। जो उसमें जिस तरह से माली जो होता है, बगीचा में माली होता है ना, तो माली क्या करता है, हर बगीचे के फूल की, उसके टूटे पत्ती की, पेड़ की, सूखे टहनियों की, हर चीज़, एक पेड़ का मतलब एक एक पेड़ का माली क्या करता है, देख रेख करता है। तो किंडरगार्टन पद्धति में बताया गया कि हम जो आपका जो विद्यालय है वह प्रांगण, वह बगीचा है, उसमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू जो है वह बाल बच्चे, जो इस बच्चे जा रहे हैं वह पेड़ पौधे हैं, जिनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी माली का है। और माली कौन है, टीचर है। तो किंडरगार्टन पद्धति में टीचर को माली की संज्ञा दी गई है कि आप माली की तरह प्रत्येक बच्चों का देख रेख करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, उसको उचित समय पे उचित ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कब उसको खाद बीज की ज़रूरत है, कब उसको पानी की ज़रूरत है, कब उसको धूप की ज़रूरत है। तो उचित समय पे उसके उचित पद्धति से आप देख रेख करेंगे, तो जाके एक स्वस्थ पेड़ का आप निर्माण कर सकते हैं। अगर आप उसकी देख रेख नहीं करेंगे, ठीक है, कोई पौधा अगर मुरझा रहा है, आप उसको मुरझाए हुए छोड़ देंगे तो पौधा सूख जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप बच्चे को नहीं देखते हैं, वो जो करता है उसको करने देते हैं, तो बच्चा आगे चल के वह मतलब या तो उसका डायरेक्शन गलत हो जाएगा, उसकी दिशा गलत हो जाएगी, या फिर बच्चा क्या करेगा, गलत रास्ते पे चलेगा, या फिर उसका जो डेवलपमेंट है जो होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। किंडरगार्टन पद्धति में यही चीज़ हुई थी। इनका जो इसमें क्या था कि बच्चा अपनी स्वतंत्रता से आनंद पूर्वक चहकते हुए खेले। आपको इसमें दबाव नहीं डालना है, आपको उसका संरक्षक बन के देख रेख करना है। आपको बच्चे पे क्या करना है, दबाव नहीं डालना है, प्रेशर नहीं डालना है। बच्चा स्वतंत्रता पूर्वक जो है वह बच्चा खेलेगा, कूदेगा। अपने बच्चे को आप ऐसा है वातावरण का निर्माण कीजिए जो बच्चा, जिसमें अपने आप मतलब वो क्या बोलते हैं, एक हेल्दी इन्वायरमेंट का निर्माण कीजिए कि बच्चा उसी अनुरूप ढलता चला जाए। ठीक है, इसमें जो होता है, इसमें क्या कर रहता है कि जो इसका वातावरण प्यार से, स्वतंत्रता से भरा पड़ा होना चाहिए। इसमें बच्चा कोई भी चीज़ अगर करेगा खुद से, तो उसमें रचनात्मक भाव, क्रिएटिविटी की भावना जो है डेवलप होगी। ठीक है, इसकी जो है शिक्षा पद्धति फ्रोबेल इनकी इस किंडरगार्टन पद्धति का जो विकास है फ्रोबेल ने किया था। ठीक है, इनका जन्म 1882 ईस्वी में 1782 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रोबेल की जो जीवनी है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यही फ्रोबेल का जो था, फ्रोबेल की बहुत सारी रचनाएं थी। थोड़ा सा जीवनी पे उनका प्रकाश डाल लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, फ्रोबेल की जीवनी है। अब उनके बारे में कहानी हम क्या बताएं। ठीक है,
उसके बाद जो है इनके फ्रोवेल के शिक्षा संबंधी विचार थे। इनका विचार था कि बच्चों को क्रिया के करके आप कुछ सिखा सकते हैं। ये नहीं आप उसको बताएंगे कि सूर्य पूरब से उगता है तो उसे समझ में नहीं आएगा। उसे बोल दीजिए कि पत्ती नीली ब्लू हरी होती है, वो नहीं समझ पाएगा। आप उसको दिखाइए कि यह कलर हरा होता है और पत्ती का कलर हरा है, उसको पत्ती देखेगा खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि अच्छा पत्ती का कलर हरा होता है। आप उसको बता के रख देंगे दही क्या बोलते हैं उसको कोई भी चीज़ समझाएंगे बच्चा नहीं समझेगा, वो खुद से करेगा। गिरने से चोट लग जाएगी, आप 1000 बार कहेंगे नहीं मानेगा। जब गिर जाएगा चोट लग जाएगी, समझ में आ जाता है गिरने से चोट लगती है। तो बच्चा जो है वह करके सीखता है। बच्चा क्या, आप भी जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं, चाहे कितना भी लेक्चर दे दिया जाए। तो जो इंसान होता है उसकी उसकी टेंडेंसी होती है कि जब तक वो खुद कुछ कर नहीं लेता है तो उसको जब तक सेल्फ स्व का अनुभव मतलब स्वतः अनुभव नहीं हो जाता है तब तक वह इंसान मानेगा नहीं। अब मतलब अडिग रहेगा अपनी बातों पे। तो आप खुद से जब कोई कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, खुद से आपको उसका एक अनुभव मिलेगा, तभी जाके आप क्या करते हैं रियलाइज करते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा चाहे माथा पीट के चला जाए, ठीक है। तो यही चीज़ें बच्चों के साथ है। फ्रवेल भी कहते हैं कि बच्चा जो है आप उसको पढ़ा के थक जाइएगा नहीं सीखेगा, आप उसको खेल खेल में सिखाइए, ठीक है। तो बच्चा जो है वह सीख लेता है। उसकी कल्पना शक्ति का विकास अगर बच्चा खुद से करेगा, कोई भी चीज़ अगर कोई कार्य बच्चा को दे देते हैं कि आप तुम करो, तो बच्चा अगर खुद से करेगा तो उसमें क्रिएटिविटी की जो भावना है वह बढ़ेगी, उसका इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा, बच्चा सोचेगा, बच्चा समझेगा, करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो है फ्रोवेल की शिक्षा पद्धति रही है और यही किंडरगार्टन का मुख्य तत्व रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। इसमें क्या था, इनमें बच्चों के अनुसार वातावरण तैयार करना। शरीर देखो उसमें अगर बच्चा कोई चीज़ करेगा तो वो अपने शरीर की जो उसकी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, इसका वह बच्चा क्या करेगा, उपयोग करेगा, अपना हाथ पैर चलाएगा, हाथ पैर चला के कुछ सीखेगा। तो इससे क्या होता है, जो ज्ञान वह अर्जित करता है वह खुद से ज्ञान जो है ज्ञान खुद से अर्जित करता है और वह ज्ञान मोस्ट इफेक्टिव ज्ञान होता है। बच्चा खुद ही लर्निंग करना सीखता है, ठीक है। और इससे उसके मस्तिष्क का है, मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है, मस्तिष्क की क्रियाशीलता जो है जागृत होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, खेल करता है, गीत जो भी है आप उसको गीत गा के सिखाइए, चाहे आपका जो भी मेथड हो किंडरगार्टन में आप उसको सिखाइए बच्चों को, ठीक है। लय ताल द्वारा कविता सिखाइए, यही सारी चीज़ें जो हैं किंडरगार्टन पद्धति से आप सीख सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा गेम करवा दीजिए राउंड एंड राउंड का, कुछ उसको वर्ड मीनिंग्स का गेम करवा दीजिए, कुछ उसको लकड़ी से कुछ बनाने के लिए दे दीजिए। इन सारी चीज़ों से आप उसको जो है सिखा सकते हैं, ठीक है। शिल्प कला है, प्राकृतिक विज्ञान है, गणित है, ये सब चीज़ आप उसको आसानी से इसमें सिखा सकते हैं, ठीक है। फ्रोवेल के शिशु विहार में क्या होता था, यह शिशु विहार का किंडरगार्टन का जो स्कूल था उसका नाम शिशु विहार दिया, ठीक है। शिशु विहार में ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता था। उसके बाद बच्चों की स्वभाव, उसकी भावनाओं का, उसकी मूल प्रवृत्तियों के मतलब बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा रुचि रखता है इसके अध्ययन पे जोर दिया गया था, ठीक है। स्कूल में इससे नई धारणा बनी कि बच्चों को हमें किस प्रकार का ट्रीटमेंट देना है, बच्चों के अध्ययन पे बल दिया गया, ठीक है। बुनियादी शिक्षा पे जैसे बच्चा क्लास 1 से पहले एक क्लास 1 में इनरोल्ड होता है, तो 1 से पहले बच्चा के कक्षा 1 से पहले बच्चा को किस कंडीशन में रखना है, किस प्रकार की शिक्षा उसको दी जानी है, यहाँ जो है फ्रोवेल की पद्धति में इसका आविष्कार हुआ, ठीक है। और इनके लिए था फ्रोवेल में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यह था कि इनका कहना था कि जो टीचर होंगी वो कौन होगा, स्त्री ही होंगी, क्योंकि एक स्त्री जितना अच्छा से बच्चों को समझ सकती है उतना अच्छा से कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। खेल खेल के द्वारा बच्चों को जो है शिक्षा देने का कार्यक्रम यहाँ पे चला था, ठीक है। इसमें आते हैं प्रोजेक्ट पद्धति। प्रोजेक्ट पद्धति क्या है, प्रोजेक्ट पद्धति किसको कहते हैं देखते हैं। प्रोजेक्ट पद्धति क्या होता है, इस पद्धति में हम क्या करते हैं, बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे देते हैं, ठीक है। आज आपको पेड़ के बारे में उसके फंक्शंस के बारे में लिख के लाना है, एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, ठीक है। या फिर हम उसको प्रोजेक्ट दे देते हैं कि
क्या हम उसको प्रोजेक्ट दे देंगे, जैसे लकड़ी का कोई सामान है, आप उसको लकड़ी है, लकड़ी से कुछ आप चीज़ें बना के लाइए, ठीक है। या फिर थर्मोकोल दे देंगे, उससे बोल देंगे कुछ चीज़ें करके लाइए, कुछ वस्तु बना के लाइए ज्ञानात्मक, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में क्या होता है, बच्चों को कोई कार्य सौंप दिया जाता है। बच्चे क्या करता है, उसको या तो अध्यापक के सहयोग से, या फिर अगर नहीं खुद से करना चाहे तो खुद से बच्चा क्या करता है, उस पर काम करना शुरू कर देता है। विभिन्न तरह का, जैसे कि आप लोगों को क्या कहते हैं, मान लीजिए हाई स्कूल में लड़कियों के और लड़कों के संख्या का अनुपात ज्ञात करना एक प्रोजेक्ट है, जाके काम कीजिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इस प्रोजेक्ट पे काम कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा है, इस पे कुछ काम कर लीजिए, कोई प्रोजेक्ट इस पे बना लीजिए, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार का प्रोजेक्ट जो है स्टूडेंट को दिया जाता है। छोटे बच्चों को दे दिया जाएगा लकड़ी से कुछ बना के ले आना, कागज़ से कुछ बना के ले आना। तो बच्चा क्या करता है, इस पद्धति में, प्रोजेक्ट पद्धति में क्या होता है कि बच्चा जो है स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा से कार्य करना प्रारंभ करता है, जिसमें उसकी रुचि भी होती है, जिसमें वह कुछ नया सीखता है। स्वतंत्रता पूर्वक जो है उसमें कोई प्रेशर नहीं होता है कि ये लिखा हुआ है आपको यही याद करना है, नहीं। वह अपनी कल्पना शक्ति का विकास करते हुए क्रिएटिव कुछ नया क्रिएशन करता है, कुछ नया बनाने की कोशिश करता है, और उससे बहुत सारी चीज़ों का वो प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करता है। तो इसी को कहते हैं प्रोजेक्ट पद्धति, जहाँ पे पुस्तकीय पद्धति, जैसे कि आपको किताब दे दिया जाए, किताब से पढ़ने के लिए कहा जाए, उसी जगह पे आपको बोला जाए कि आप उसको बना के लाना है, हाथ से कुछ बना लेना, कुछ कागज़ की वस्तुएं बना लेना, तो आप उसको आसानी से बना लोगे, और वही आप यहाँ उसका उपयोग पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलती है वो बुकिश नॉलेज कहलाता है, किताब से पढ़ते हो। जो आप खुद करते हो, अपना हाथ पैर जिसमें चलाते हो, जिसमें अपना दिमाग चलाते हो, तो क्या होता है, वो आपका प्रोजेक्ट कहलाता है। तो प्रोजेक्ट जो है बुकिश जो नॉलेज है, किताबी पुस्तकीय ज्ञान का विद्रोह करता है। यह बच्चों के लिए क्या करता है, यह जो है इसमें बच्चा क्या करता है, प्राकृतिक वातावरण में जो इसका इन्वायरमेंट है, जहाँ वह रहता है, वहाँ से वह चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। उससे उसकी जो होती है ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है वह डेवलप होती है, उसका गुण डेवलप होता है। यह जो प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड हुआ है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है प्रभावशाली पद्धति है। इसमें बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, एक टाइम दे दिया जाता है कि इस टाइम के दौरान आपको जो है यह काम करके हमें सौंप देना है। बच्चा वह काम खुशी से अपने अनुभव से प्राकृतिक वातावरण में करता है, और जिसको करने से वह उसको अगर करने में कोई गलती करता है, कुछ से मान लो कि सही होता है, तो नई चीज़ें गलती करके बना के नई चीज़ें जो है बच्चा क्या करता है, उसको सीखता है। नई चीज़ें क्या करता है, बच्चा सीखता है, उससे उसके ज्ञान का विकास होता है, उसकी चिंतन का विकास होता है, उसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है, ठीक है। तो बच्चा का जो है इस तरह से प्रोजेक्ट क्या करता है ये, और प्रोजेक्ट को स्कूल में कोई भी विद्यालय कार्यक्रम जो होता है, कोई भी स्कूलिंग का पार्ट, चाहे आप इंस्टीट्यूशन में कुछ भी काम करें, तो उसमें जो है प्रोजेक्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण अंग है, और ये कंपलसरी होना भी चाहिए, ठीक है। यह निश्चित होता है और ठोस होता है, क्योंकि जो ज्ञान आप उससे लेते हैं वह ज्ञान आपका खुद का अनुभव किया गया ज्ञान है। तो खुद से जो आप अनुभव करते हैं जिस ज्ञान को, वह ज्ञान कभी ना समाप्त होने वाला ज्ञान है, वह ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है। जो ज्ञान हम खुद से, जो नॉलेज, जो अनुभव हम खुद से प्राप्त करते हैं, वह अनुभव, वह ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वास्तविक जीवन की झलक होती है। अगर आपसे कोई बोल रहा है पेड़ पौधे के बारे में, कुछ प्रोजेक्ट तैयार करके लाओ, तो पेड़ पौधों को आप देखते हैं, आप नर्सरी में जाएंगे, चाहे आसपास देखेंगे, उसको छोटे से लेके बड़ा होते तक आप उसको देख सकते हैं, बड़े पौधे कैसे हैं, उनको किस चीज़ की जरूरत। तो आप जो है अपने वातावरण से वास्तविक ज्ञान को जो है अर्जन करते हैं, ठीक है। और इसमें जितनी समस्याएं आपके सामने आती हैं, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप उसका जो है सॉल्यूशन खुद से निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप में जो है समस्या के हल करने के, बच्चा उसमें समस्या को हल करने की जो गुण होता है, कैपेसिटी होता है, उसका जो है विकास होता है। सामाजिक क्रियाशीलता का विकास होता है। बच्चा किसी प्रोजेक्ट पे कार्य करने के लिए एक दूसरे से मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी
सामाजिक क्रियाशीलता का विकास होता है। आप दूसरे से राय लेंगे, विचार लेंगे, तभी ना किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। और यह बिल्कुल बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान है, ठीक है। तो यह है प्रोजेक्ट पद्धति का विवरण। इसमें होता है क्रियाशीलता होती है, सामाजिक अनुभव होता है, उद्देश्य होता है, अनुभव होता है, उपयोगिता होता है और वास्तविकता का यह सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। इसके विभिन्न चरण हैं। पहले स्थिति का आयोजन करता है। स्थिति कैसी होनी चाहिए जहाँ से आप प्रोजेक्ट लेंगे, प्रोजेक्ट ले लिए, उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बन गया तो उसकी प्लानिंग करनी होती है। प्लान करेंगे तो अब प्लान कर लिए कि हाँ हमें कहाँ कहाँ कौन कौन सा कार्य करना है, अब उसको एक्सिक्यूट करेंगे, प्लान पे अपना काम करेंगे। प्लान पे काम करेंगे तो जजिंग करेंगे, जजिंग के बाद आप इवेल्युएशन करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। यह चीज़ें जो हैं इसमें आता है प्रोजेक्ट पद्धति में। इसमें ठीक है आपका मेहनत लगता है, दोष भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो है आपको बुकिश नॉलेज में थोड़ा सा बुकिश नॉलेज को कम किया गया है, कम आंका गया है। थ्योरी प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा टाइम टेकिंग है ना, शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता है, ठीक है। जो समय की जो क्षमता है, अगर आप करके सीखेंगे तो करते करते सीखेंगे, लेकिन जो आपकी बौद्धिक ज्ञान है उसका उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। हर सब्जेक्ट का अपना अपना प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। कला में आप गांव आदि का चार्ट तैयार कर सकते हैं। साधारण विज्ञान में गाँवों की स्थिति, लोगों की बीमारियाँ को, लोग किस प्रकार की बीमारी से जुड़े हैं, या आप लोगों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। छोटे बच्चा जो है प्रोजेक्ट पद्धति से ज़्यादा कुछ करेगा तो आप उसको थर्मोकोल दे देंगे, कागज़ दे देंगे, बोलेंगे कुछ बनाओ, नाव बना लो, कोई भी चीज़ बना के दिखा दो, साइकिल बना के दिखा दो, कुछ भी आप उससे छोटे मोटे चीज़ बनवा सकते हैं। खेल क्या है? खेल द्वारा शिक्षा पद्धति से खेल द्वारा शिक्षा पद्धति, ये भी प्रोजेक्ट शिक्षण विधि का एक माध्यम है। खेल स्वतंत्रता पूर्वक किया गया कार्य है, जिसमें कोई अनुशासन नहीं है, जिसमें कोई नियम नहीं है, जिसमें हार पराजय से आप परे हैं, ठीक है। जो उद्देश्यहीन है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ संतुष्टि देता है, जिसको करने में आप थकते नहीं हैं, ठीक है, जिसको करने में आप कभी नहीं थकेंगे, ठीक है। यह आपको काल्पनिक संसार में ले जाकर विचरण करवाता है। तो जो क्या है इसमें सुख है, सुख ही सुख है। कभी खेल करके आज तक कोई इंसान को उठाइए जो खेल करके क्या हुआ है, दुखी हुआ है, कोई आपको नहीं मिलेगा। चाहे किसी भी उम्र के लोगों को उठा लीजिए, कोई भी आपको खेल करते हुए दुखी नहीं होगा। किसी को बात करने की, अगर मतलब मान लो किसी को गॉसिपिंग की बीमारी है, लंबे समय तक उसको 20 घंटे बैठा दो गॉसिपिंग करने का, उसको नींद नहीं आएगी, वो भी उसके लिए खेल ही है। जिसको जिस कार्य में करने में कोई रुकावट न हो, मन में कोई भारीपन न हो, स्वतंत्रता पूर्वक किया गया कार्य जिसमें उसको सुख ही सुख महसूस हो, वह खेल कहलाता है। तो बच्चों को आप खेलते हुए पढ़ा दीजिए। चलिए आज हम ये स्कूल में क्या करते हैं, प्ले स्कूल तो हम चलाते नहीं हैं तो हमें पता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको बच्चों को काउंटिंग सिखाना है तो 10 पेड़ पौधे लगे हैं स्कूल में, उसको दौड़ा दीजिए। अब आगे आगे बढ़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए फिर पीछे आइए, फिर 1 2 करते हुए 3 बार 4 बार 1 पेड़ से लेकर 10 पेड़ तक जाइए, 1 to 10 उसको याद हो जाएगा, ठीक है। आप उसको 10 पेड़ इधर कर दीजिए, 10 पेड़ इधर कर दीजिए, एक बार वहाँ पे सर्कल क्या बोलते हैं, घूमिए तिरछी उसको टेबल याद करवा दीजिए। इसी तरह से कुछ कुछ करके। अभी एक मुजफ्फरपुर में एक बुक है, चलती है यहाँ के स्कूलों में, बालगीत करके एक राइम्स की बुक आती है। उस बुक्स में क्या है कि बहुत अच्छा, मतलब सारे पोएम्स दिए गए हैं और उस पोएम्स में सब चीज़ बताया गया, जैसे कि सारे महाद्वीप कौन कौन से हैं आपके, मैच मीन्स मक्का, तो लगाओ बच्चों पिच पे छक्का, इस तरह से। अब जो छोटे छोटे बच्चों को हम देखे, जब आश्रम में स्कूल चलता था तो वहाँ भी यही बुक था, तो क्या था कि छोटे छोटे बच्चे आराम से याद कर लेते हैं उसको। मैच मीन्स मक्का, चिकपी मीन्स है काबली चना, और करके कुछ था, मतलब उसमें बहुत अच्छा था। तो बच्चे का ये मतलब जो बच्चे थे नर्सरी ग्रुप के, उनको वो
पोएम याद रहता था। आप उनसे पूछते बच्चे चिकपी मीन्स क्या होता है तो बता देते काली, मैज मीन्स क्या होता था, राइस मीन्स चावल है, पल्स मीन्स दाल, ऐसे करके कुछ करके वो बता देता था पूरा, मतलब पूरी चीज़ें उसमें दी। तो क्या होता था, कविता के माध्यम से बच्चों को पूरा वर्ड मीनिंग सिखा दिया जाता था। तो ऐसे बुक अवेलेबल है मार्केट में, तो आप कविता, बच्चे को कविता तुरंत भी याद हो जाता है तो आप उसको कविता से सिखा दीजिए। सिखाने का जो पद्धति है आप उसको खेल खेल में सिखा दीजिए। तो खेल पद्धति से आप उसको खेल खेल में कोई चीज़ें जो हैं बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। इसमें क्या होता है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत लगता है। आपको अब बच्चों के साथ खेल करना है तो खेलने में आपको फिजिकल मेहनत करनी पड़ेगी। किताब उठा के कुछ भी पढ़ा दिए, या कुछ भी पढ़ाने जैसी बातें नहीं होती है। वहाँ पे बच्चों को देखना पड़ता है, उनकी स्थिति को समझना पड़ता है, उनकी रुचि को समझना पड़ता है। तो अतिरिक्त शक्ति जो है इसमें आपका इसमें लगता है। ठीक है, ठीक है। इसमें जो है बच्चा क्या करता है, इसमें जो भी एक दूसरे की बुराई होती है बच्चा इसमें से बुराई को छोड़ देता है। उसके बाद जीवन की तैयारी का सिद्धांत, आप देखेंगे कि कोई बच्चा अगर खेल में ज़्यादातर रुचि रखता है तो वह बच्चा क्या करता है कि उसी को अपना करियर भी बना लेता है। तो भावी जीवन की वह तैयारी भी करता है। अगर कोई बच्चा खेल में ज़्यादा अनुशासन दिखाता है तो वह वास्तविक जीवन में भी जो है अनुशासनात्मक ढंग से ही वह अपने जीवन को प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसमें उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है, रुचि का सिद्धांत होता है, क्योंकि खेल जो है रुचि के द्वारा ही जो है किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर कोई ट्रेंड टीचर नहीं है तो उनको खेलने नहीं आएगा। मेरे को बोल दीजिएगा कि खेल करके सिखाओ पढ़ाओ तो मुझसे एक अक्षर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ट्रेंड टीचर का अभाव है। हर टीचर्स को नहीं आता है खेल करके पढ़ाने का। ठीक है, कुछ टीचर्स डांसिंग करते हुए, एक मैम थी हमारे यहाँ, वह मैम डांसिंग के माध्यम से बच्चे को मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे और जनवरी टू दिसंबर डांसिंग से सिखा दी थी। बहुत अच्छा बच्चा डांसिंग से, छोटे छोटे बच्चे आराम से उसको स्टेप बाय स्टेप योगा के द्वारा वो पूरे मंथ सिखा डाली थी बच्चों को। तो ये सब गुण होता है। ठीक है, हर आदमी में ये क्वालिटी, आपको विशेषता कुछ 10 में 1 में मिल जाएंगे। हर लोगों में यह क्वालिटी नहीं मिलती है, तो आपको इनका स्पेशल प्रकार का प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो ये सब थोड़ा सा दोष जो है इसके डीमेरिट्स हैं। ठीक है, अब आते हैं मॉन्टेसरी पद्धति। ये सारी जितनी भी पद्धति हैं ये सारी पद्धति वही है कि बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। ठीक है, मॉन्टेसरी पद्धति में देखते हैं, ये मारिया मॉन्टेसरी थी, इन्होंने इस पद्धति का निर्माण किया था। इनकी जो कहानी थी, ये इनका कहना था कि बच्चों का जो है ना वह विकास जो है स्वतः होता है। बच्चों का विकास क्या होता है, स्वतः होता है। मॉन्टेसरी का जो जीवन चरित्र वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो 1870 में हुआ था। इनको लोग पहले अभिनेत्री बनने का शौक था, फिर धीरे धीरे ये क्या क्या सब बनी, फिर स्कूल छोड़ के भागी, फिर भारत में यात्रा करी। तो ये मॉन्टेसरी की जो जीवन पद्धति है वो आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। याद करना है इसलिए मैं इसमें क्या समझाऊँ। ठीक है, किसी के जीवन के बारे में क्या समझाना है ना, वो आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो चीज़ें समझाना है, जो चीज़ें देखिए, जो चीज़ें आपको समझाना है, जो चीज़ आपके समझ में नहीं आ सकती हम आपको वो बता रहे हैं। किसी की जीवनी समझाने की चीज़ें नहीं है। आप उसको पता है मेरा जन्म कब हुआ, मेरी मृत्यु क्या कब हुई, मेरे द्वारा क्या कार्य किया गया, ये सब चीज़ें अब उसमें क्या आप समझाएंगे। आप पढ़िए उसको याद कीजिए। ठीक है, अब देखिए मॉन्टेसरी पद्धति में क्या कहा गया। इनका कहना था मॉन्टेसरी मेथड में था, मॉन्टेसरी का कहना, मारिया मॉन्टेसरी जो थी, इनका कहना था कि जो बच्चे का जो शरीर है, शरीर बढ़ता है। अगर छोटे बच्चे का शरीर बढ़ेगा ना तो शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा, जो उसके अंदर में जो आत्मा निवास करती है वह आत्मा भी विकसित होती है। आपकी आत्मा, हमारी आत्मा वो चुन्नू मुन्नू की आत्मा से विभिन्न है ना। उसका स्तर, उसके सोच का स्तर, उसके ज्ञान का स्तर अलग है। आपके ज्ञान का स्तर अलग है, आपकी सोच का स्तर अलग है, मेरे सोच का, मेरे ज्ञान का स्तर अलग है। तो जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, हमारी आत्मा का भी विकास होता है। आत्मा अमर है, लेकिन वो भी संसार में जब शरीर को धारण करती है तो वह शरीर के हिसाब से चलती है। ठीक है, आप जितना उसको शरीर के रूप में, शरीर का माध्यम है, शारीरिक माध्यम से आप उसको जितना ट्रेंड करना है, आप वो जितना ट्रेंड कीजिएगा वह उतना ही ट्रेंड होगी। ठीक है, अदरवाइज उसको सोने के लिए छोड़ दीजिए तो वह सोई रहेगी, सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। ठीक है,
तो इनका जो कहना था कि बच्चे का जो शरीर बढ़ता है उसके साथ साथ उसकी आत्मा भी बढ़ती है। तो आप अगर बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो उस पर नियंत्रण करके नहीं दीजिए। अगर आप बच्चों को कोई किसी भी प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, चाहे आप अपनी संतान को दे रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट को दे रहे हैं, तो उसको नियंत्रण करके नहीं दीजिए। आप सोचिएगा कि उसके गुणों को हम नियंत्रण कर लें, तो नियंत्रण करके शिक्षा देना बेकार है। आप उन्हें उसमें क्या कुंठित भावना जो है उत्पन्न हो जाएगी। उसको वह करने दीजिए जो उसका मन करता है। तो स्वतंत्रता, इनकी जो थ्योरी थी उसमें स्वतंत्रता का भाव था। ठीक है, किसकी भाव था? स्वतंत्रता का भाव था। अगर बच्चा जो कुछ करता है, जो चीज़ करना चाहता है और उसको करता है, तो उससे क्या होता है? उसकी आंतरिक भावना का विकास होता है, आंतरिक ज्ञान का विकास होता है। इसलिए उसको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कीजिए कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, इधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, ये मत सोचो, वो मत बोलो। ये छोटा सा बच्चा है, सब करेगा, उसको सब करने दीजिए, वो सब कुछ करेगा, करके वह सीखेगा। ऐसा थोड़ी है। अब इसका मतलब ये तो नहीं गंगा जी में जा रहा है तो आप उसको जाने दीजिएगा, तो ये तो मतलब इलॉजिकल बातें होती हैं, अपवाद जिसको कहते हैं। ठीक है, तो बच्चा को जो सही है उसको करने दीजिए। छोटा मोटा काम है वो करके देखेगा। आप उसको पेंसिल पेन दे दीजिएगा तो वो तोड़ के देखेगा। ठीक है, उसे पता है कि उसको तोड़ेंगे। वो कभी आपसे किसी बच्चे को नहीं देखेगा कि टूटा हुआ पेन, मतलब जो पेन है उसको दो मतलब रखा है उसको जोड़ दे। तोड़ने का काम वो बहुत जल्दी करता है, तो उसको करने दीजिए, वो करके सीखेगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि शीशा का ग्लास दे दीजिए, बोल दो कि तुम फोड़ दो। सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन उसे करने देना चाहिए। इनका मान्यता था मॉन्टेसरी जी का कि आप बच्चों को पुरस्कार, जैसे मान लीजिए कि बउआ पढ़ लो, हम चॉकलेट देंगे। एक्चुअली हम भी यही करते हैं, बेटा पढ़ लो, चॉकलेट देंगे। तो लालच की भावनाओं को बढ़ावा मत दीजिए। नहीं, पढ़ना उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है, उसको करने दीजिए। जब मन होगा तब वो पढ़ेगा। अगर चॉकलेट दिला दिला के आप उसको पढ़ाना शुरू कीजिएगा, चॉकलेट दे दे के उसको स्कूल भेजना शुरू कर दीजिएगा, तो जिस दिन चॉकलेट नहीं दीजिएगा उस दिन स्कूल नहीं जाएगा, उस दिन पढ़ाई छोड़ देगा। तो लालच मत दीजिए, उसकी आदत में शामिल कीजिए अच्छी चीज़ें जिससे वह खुद करे। ठीक है, तो इनका मानना था कि पुरस्कार और जो दंड की प्रक्रिया है वह बेकार है। अब वो कुछ गलत कर दिया तो हम उसको कूटने लग जाएं, कुछ अच्छा कर दिया तो उसको पुरस्कार दें। तो ये कौन सी चीज़ें हैं भाई? उसका मन कर जाएगा तो अच्छा कर देगा, उसको मार खाने का मन करेगा तो गलत कर लेगा। उसे सिखाइए कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, किस चीज़ को करने से भलाई है, किस चीज़ को करने से बुराई है। वो खुद सीखेगा और सीख के वो अपनी आदत में शामिल करेगा। ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इनको कहते हैं कि हर बच्चे का, आप सारे बच्चों को क्लासरूम में अगर सारे बच्चों को पढ़ा रहे तो एक सिद्धांत से मत पढ़ाओ। एक ही बार आए 10th का क्वेश्चन पढ़ाते चले गए, एक भी बार आए आप उसको 2+2 सिखाते चले गए। आप व्यक्तिगत तौर पे बच्चों का अध्ययन कीजिए। आप देखिए कि बच्चों में जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं उत्पन्न होती। कोई बच्चा किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेगा, आप सिखा रहे हैं 1 मिनट में सीख लेगा। कोई बच्चा उसी को सीखने 4 दिन लगा देता है। तो बच्चे में क्या होता है, हर इंसान में इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो होता है विभिन्नताएं पाई जाती। इसी व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण हम एक दूसरे से अलग अलग हैं, नहीं तो सारा मनुष्य प्रजाति एक जैसा नहीं हो जाता। नहीं, आपको देखिएगा सब इंसान, हर सगे माँ बाप, एक माँ बाप के सगे भाई बहन, भाई जो होते हैं, वो भी उन लोगों में भी जो होता है बहुत सारा डिफरेंसेस पाए जाते हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई दो लोग आपको समान प्रवृत्ति के नहीं दिखेंगे। तब आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जो क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं वो समान प्रवृत्ति को होंगे, उनका IQ लेवल समान होगा, उनकी सीखने की क्षमता, अर्जन करने की क्षमता बराबर होगी? नहीं हो सकती है। तो आप उस लेवल पर जाके पढ़ाइए जहाँ से प्रत्येक लेवल का बच्चा जो है, प्रत्येक स्तर का बच्चा जो है उस चीज़ों को सीखे। तो आपको, जब आप किसी चीज़ को बच्चों को बताते हैं तो आप में यह चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद आपको कहता है कि आप उसको बौद्धिक प्रशिक्षण दीजिए। बच्चों को ज्ञान का तो प्रशिक्षण, किताबी नॉलेज में, तो उसके बौद्धिक स्तर का, उसके ज्ञान के, आंतरिक ज्ञान का उसका विकास कीजिए। आप शिक्षक मत बनिए, आप उसको उद्देश्य मत दीजिए, आप संचालन कीजिए, संचालिका बनिए। ठीक है, आपको मैनेज करने आना चाहिए। ज्ञान बांट के चले, ज्ञान नहीं बांटिए, आप संचालन कीजिए। संचालन जो होता है पॉजिटिव भाव होता है। आपको देख रेख करना है, चीज़ों को समझना है, समझाना है। आपका व्यक्तिगत रूप से उसमें कितना अंशदान है यह देखा जाता है। समझ में आ गया? आप अपना जो बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं वह स्व शिक्षा पे भी निर्धारित की गई है। आप खुद भी कितने शिक्षित हैं, आप में खुद ही कौन कौन सा गुण कितने स्तर पे है, यह भी है। आपको खुद को जो है निरीक्षण करना पड़ता है। ठीक है,
परियों की कहानी का आप ये बच्चों को कल्पना के सागर में ले गए। आप उनको कल्पना के सागर में डुबोना ही तो ये बताइए ना कि धरती हमारी ऐसी है, सूर्य हमारा ऐसा है, सूर्य हमारी धरती के राउंड एंड राउंड घूमता है चारों तरफ, धरती हमारे धरती जो सूर्य के राउंड एंड राउंड घूमती। आप उसको कल्पना में पहुंचाइएगा तो जो कहानी सत्य है उसकी कल्पना में ले जाइए। आप उसको घुमा रहे, एक परियां आएंगी, घोड़े पे राजकुमार आएगा, तो वो बेचारी बच्चे जो बेचारे बच्चे होते हैं घोड़े पे राजकुमार देखते देखते जीवन चले जाते हैं, राजकुमार घोड़ा पे नहीं आता, परियां नींद में नहीं आती खाना खिलाने। तो कल्पना की जो शक्ति है, जो आप उसको कल्पना करवा रहे हैं, वह कल्पना उसको भ्रम में डाल देता है। ना उसको कभी परियां दिखी, ना राजकुमार दिखा, ना भूत दिखा, ना बेताल दिखा, जीवन भर वो उसी के उधेर बुन में लगा रहेगा कि आखिर बचपन से सुनते आए हैं ये है कहाँ। आप उसको दिखाएंगे, आप उसको कल्पना की शक्ति में ले जाएंगे कि जो सूर्य भगवान है वह पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ से घूमती है, इस तरह से घूमती है, इस तरह से पेड़ पौधे जो है खाना बनाते। आप वो उसकी कल्पना में चला जाएगा। कल जब वह बड़ा होगा तो उसी काल्पनिक शक्ति के माध्यम से उस पर रिसर्च करेगा और सत्य को प्राप्त करेगा। तो जो सत्य घटना है आप उसकी कल्पना में बच्चों को डुबाइए, ना कि भ्रामिक कल्पनाओं में, ठीक है। इससे भ्रम उत्पन्न होता है, अकॉर्डिंग टू मारिया मोंटेसरी का इनका कहना था, और वास्तव में यह जो है सत्य भी है। आप बच्चों को मानसिक प्रशिक्षण दीजिए। आप उसको बता रहे हैं कि सही से उठना, सही से बोलना है, ठीक है, सही से चलना है, सही से, ठीक है, सब अनुशासन में रहना है, सारा ज्ञान आप उसको दे रहे हैं। आप उसको उसके शारीरिक अंग के बारे में बताइए, उसके बॉडी के विकास के बारे में बताइए, ये बताइए कि आपका शरीर कैसे हष्ट पुष्ट होगा। तो बच्चों को इस तरह का इन्वायरमेंट दीजिए, इस तरह से बच्चों का व्यवहारिक ज्ञान पे मारिया मोंटेसरी जी का जो है वह काम था। इन्होंने इसी तरह से किया। ज्ञान इंद्रियों का इन्होंने प्रशिक्षण दिया, जैसे कि हमारे आँख, कान, नाक, मुंह का क्या काम है, किस तरह से हम सूंघेंगे, किस तरह से हम जीवा के द्वारा टेस्ट लेंगे, आँखों से कैसे देखेंगे, इन सारी चीज़ों का प्रशिक्षण जो है मारिया मोंटेसरी साहब ने दिया, ठीक है। यह व्यक्तिगत शिक्षा है, जीवन द्वारा शिक्षा प्राप्त, जो बच्चा देखता है, सुनता है, यह चीज़ें। इनका जो शिक्षा का आधार था, जो सिद्धांत था, वो पूर्णतः वैज्ञानिक था और वैज्ञानिक ही था, ठीक है। इनकी अपनी भी जो था, अब वैज्ञानिक पद्धति से दिखाइएगा छोटे बच्चों के लिए सम्मान की भावना, ठीक है, क्योंकि वह एक जीव है, जीता जागता, आप उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते, उसकी अपनी पहचान है, तो उसको सम्मान दे रहे हैं आप। उसके बाद जो इनका था, इनमें जो दोष थे वह यह थे कि यांत्रिक तथा कृत्रिम प्रबोधक का स्थान था। थोड़ा सा जो था कि बच्चों के लिए जो है ना बंधन जरूरी है, तो यहाँ पास ये था कि इनके अनुसार बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दो, लेकिन लोगों का मत था कि नहीं, बच्चों को जो है बंधन होना चाहिए। अब फ्रोबेल और मोंटेसरी के विचारों की तुलना आप कर लीजिएगा। गांधी जी का जो बेसिक शिक्षा था, गांधी जी का शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था। गांधी जी का जो है जीवन दर्शन सत्य अहिंसा के ये जो भरसक थे पूरा जारी, सत्य अहिंसा निर्भयता सत्याग्रह, जो इनका जो था जीवन का सत्य अहिंसा निर्भयता सत्याग्रह, यही इनके जीवन का प्रमुख सूत्र था। और इसी सूत्र पे यह बच्चों को उचित दिशा दिया करते थे, उचित शिक्षा दिया करते थे। इनका मानना क्या था कि हम जो जीवन में सत्य और सिर्फ सत्य के मार्ग पे चल के ही सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा था कि आप किसी से मारपीट कर लीजिएगा, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। अहिंसा जो है, आप अहिंसा को धारण कीजिए, यही आपको सारी हिंसात्मक भावना से दूर करेगा। तीसरा था कि जीवन में आप रोग, दुख, बीमारी, जो भी आपकी शारीरिक मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं जिसके कारण आप अवसाद में दुखग्रस्त होते हैं, वह नहीं कीजिए, ठीक है। ठीक है, गांधी जी का जो था निर्भयता, आपको चाहे जो भी कारण हो, आप जो है भय से मुक्त रहिए। परिवार में कोई मर गया है, कोई दुख आ गई, कोई तकलीफ आ गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, जो भी है आपकी जो पीड़ाएं हैं, उस पीड़ाओं से आप विमुक्त रहिए, ठीक है। और सत्याग्रह जो है, सत्य पे बल दीजिए, अपना जो आत्म बल है उसको जागृत कीजिए, अपनी आत्मा के भाव से आगे बढ़िए। यह गांधी जी का था। इनका जो था, गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन था वह 3 लोगों से प्रभावित था, रस्किन से, टॉल्स्टॉय से और रेचचंद भाई से, ठीक है।
अनटू दिस लास्ट, गांधी जी श्रम पे विशेष महत्व दिए हैं। गांधी जी का कहना था कि मेहनत कीजिए। दूसरा इनका कहना था कि प्रेम से शिक्षा को समझिए, ठीक है। और तीसरा कहना था कि आप जो है अहिंसा का पाठ, अहिंसा मानिए, ठीक है। अहिंसा, प्रेम और क्या था इनका, श्रम। इन तीनों पे ही, अहिंसा, प्रेम और श्रम, इन तीनों पे ही इनका शिक्षा दर्शन निर्भर था। किस पे? श्रम, प्रेम और अहिंसा। जो किन किन से था? रेस्किन था, टॉलस्टॉय था और एचचंद था, ठीक है। इन तीनों से इनका शिक्षा दर्शन जो था प्रभावित था, ठीक है। तो इनका जो कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य मुक्ति का उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि आप शिक्षा प्राप्त किए और घर में बैठ के एक दूसरे से महाभारत करें, तो ऐसी शिक्षा किस काम की? शिक्षा जो है आपको आपका सर्वांगीण विकास करके लास्ट में आपको मुक्ति धाम तक पहुँचाए। मुक्ति धाम का मतलब विरक्त करे इन सामाजिक जो है बंधनों से, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप जो है खुद ही आप एक उच्चतम श्रेणी तक पहुंच जाएंगे। आप क्या है, एक उच्चतम श्रेणी तक पहुंचेंगे। आपका जो सांस्कृतिक उद्देश्य था इसमें यह था कि आप जो वेशभूषा है, आपका जो आपके उठने बैठने और आचरण व्यवहार का जो ढंग है, आपके अगर आप शिक्षित हैं तो यह सब चीज़ जो है उससे प्रभावित होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो है अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपका जो है चरित्र का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका पूर्ण विकास शिक्षा के माध्यम से होना चाहिए। और ऐसी शिक्षा बेकार है जिससे कि आप अपना जीविकोपार्जन नहीं कर सकते, जिससे कि आप अपना घर परिवार नहीं चला सकते हैं। तो बेकार है समझ शिक्षा, जब अगर शिक्षा से अगर आप अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, अपना जीवन नहीं चला पा रहे हैं, तो यह सब चीज़ें जो हैं बेकार है। समझ में आ गया? तो शिक्षा का जो उद्देश्य है बेरोजगारी के विरुद्ध कार्य करना है, ठीक है। और इसमें अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक शिक्षा भी आपको देना चाहिए जिससे कि आप में प्रेम का भाव, अहिंसा का भाव जो है उत्पन्न हो। जैसे इनकी जो वर्धा शिक्षा का वर्धा योजना आया 1937 में, वर्धा योजना इनको आया। इनको कहा गया कि आपका जो है 5.5 घंटे का स्कूल होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? माध्यम जो मातृभाषा होगा, समझ में आया। बुनियादी शिक्षा का तालीम होना चाहिए, जैसे कि जो अब बच्चा जो है कुछ काम कर रहा है, ठीक है, जो बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है, तो सीखने के साथ साथ आप उसको क्रिया से मतलब लर्निंग बाय प्रोसेस तो था ही, इसमें आपको बच्चा को कुछ करके सिखाइए। इसके साथ क्या था कि बच्चा को आत्मनिर्भर बनाइए। अगर स्टूडेंट आपके यहाँ पढ़ रहा है तो उससे हस्तकला, शिल्पकला जैसा काम करवाइए जिससे बच्चा अर्निंग भी करे, यह नहीं कि सीधे सीधे ज्ञान ही ग्रहण करता हो, ठीक है। बुनियादी शिक्षा में ऐसा होना चाहिए था कि आप जो समाज में रह रहे हैं उस समाज से रिलेटेड जो है आप उसको शिक्षा दीजिए। साथ में था कि 7 वर्ष तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए, जो बढ़ के आगे चल के 2009 या 1995 में बना कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 1995 या 2005 एक्ट आया है, जिसमें क्या कहता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है। और यह एज 18 ईयर्स है उसके लिए जो फिजिकली डिजेबल्ड है, हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए, ठीक है। संपूर्ण शिक्षा दीजिए। हस्तकला जो है शिक्षा का तालीम होना चाहिए। ग्रामीण और नगर क्षेत्रों में जो है व्यावसायिक रूप से जो शिक्षा है वह व्यवसाय कीजिए। शिक्षा का जो मार्ग है वह व्यवसायीकरण होना चाहिए। आप अर्न करके तब पढ़िए, ठीक है। यह इनका आलोचना भी हुआ। बुनियादी शिक्षा का जो था इसका आलोचना हुआ कि यह दोषयुक्त है, राष्ट्रीय गुणों की अवहेलना है। बच्चों को स्कूल में आप छोटे छोटे बच्चों से कार्य करवा रहे हैं, यह गलत है। जो बच्चों को पढ़ना है उनसे आप 10-5 रुपया उनसे कमा रहे हैं, यह सब चीज़ें जो है गलत है। फिर बच्चा कमाने लग जाएगा तो पढ़ाई नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद बुनियादी शिक्षा संबंध प्रोडक्टिव वर्क आया, सह संबंध आया, स्कूल समुदाय में संबंध आया, ये सब चीज़ें हैं। डाल्टन की भी शिक्षा पद्धति आई, इसमें यह मैकेनिकल प्रोसेस था डाल्टन की शिक्षा पद्धति में। इसमें भी बच्चों के समय सारणी से बंधन से मुक्त रह के पढ़ाइए, सहयोग कीजिए, व्यक्तिगत कार्य पे जोर दीजिए, यही सब चीज़ें हैं इनके भी डाल्टन पद्धति में भी। बच्चों को प्रेरणा का स्रोत, कुछ पाठ ही दीजिए, कुछ प्रयोगशालाएं कीजिए, सम्मेलन करवाइए, यही सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। पाठ योजना की क्लासेस पेपर 7
पेपर 7 पाठ योजना की जो क्लासेस है वह आपको अलग से वीडियो कर दी गई है N1 और N2 दोनों बच्चों के लिए, NTT 1 और NTT 2। हर्बर्ट का पंचपदीय उपागम, रुक जाइए एक मिनट। पाठ योजना वाला जो टॉपिक है वह देख लीजिएगा, उसमें आपको हर्बर्ट का भी मिल जाएगा और भी सबका मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पाठ योजना की आवश्यकता महत्व सब उसमें दिया गया है। अब देखिए इसमें आपको जब विभिन्न भाषाओं को पढ़ाना है, मतलब विभिन्न सब्जेक्ट को, जैसे कि आपको देखिए विभिन्न सब्जेक्ट को, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखिए एक चीज़ देखिए, उन उद्देश्य के अनुरूप शिक्षण किस प्रकार दिया जाता है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट जब अगर आप उसको पढ़ाते हैं तो उद्देश्य के साथ ही सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक उद्देश्य होता है, ठीक है। उद्देश्य के अनुरूप अगर आप शिक्षा पढ़ाते हैं तो यह क्या होता है, आपके जो बोलने का तरीका है उसमें आप क्या करते हैं, वह प्रभावशाली होता है। आपका पढ़ाने का मेथड जो होता है वह प्रभावशाली होता है, आपको पता होता है कि क्या पढ़ाना है। तो उद्देश्यपूर्ण जो होता है शिक्षण, सस्वर आप बोल के पढ़ाइए, एक साथ एक दूसरे से जैसे होता है ना, एक साथ बोल के पढ़ाइए, अकेले बोलिए आप, ठीक है। समस्त क्रियाकलाप जो होता है वह आते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो कुछ नहीं है, देखिए विभिन्न सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, नागरिक शास्त्र पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हैं, ग्रामर क्यों पढ़ा रहे हैं, हिंदी क्यों पढ़ा रहे हैं, हिंदी ग्रामर क्यों पढ़ा रहे हैं, यह सब चीज़ें जो है भूगोल, गणित, विज्ञान, यह सारी सब्जेक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं वह क्यों पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो है यह देखा जाता है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं बच्चों को ताकि जो कम्युनिकेशन में बच्चों को दिक्कत नहीं आए। इंग्लिश भी कम्युनिकेशन का माध्यम है, ग्रामर से शुद्धता आती है, व्याकरण से शुद्धता आती है। अगर आप कम्युनिकेशन में लैंग्वेज सीख लेंगे, अगर व्याकरण नहीं जानेंगे तो अशुद्धता होगी। राम खाती है तो यह सही नहीं होगा, राम क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि आपको जानना पड़ेगा। राम गो, अब राम गो होगा कि राम गोज होगा, यह व्याकरण ग्रामर बताएगा। तो यह चीज़ें जो है व्याकरण से या ग्रामर से क्या होता है, शुद्धता आती है, तो हम इसलिए ग्रामर सीखते हैं। हिंदी इतिहास में इतिहास पढ़ने का पर्पस, भूगोल पढ़ने का पर्पस होता है कि इतिहास पढ़ने का पर्पस होता है हमारे पीछे हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन कौन से लोग आए, हमसे पहले क्या क्या हुआ, यह सब चीज़ जानने की उत्सुकता होती है मनुष्य के अंदर, जिससे कि वह अपने भविष्य का निर्धारण करे। भविष्य का निर्धारण करेगा सो करेगा, अपने पूर्वजों के बारे में जानेंगे तो आपको पता होगा कि हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं। इसलिए हम अपना इतिहास जानने का हर प्राणी जो है इच्छुक होता है। भूगोल जानने का यह स्तर होता है कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं वह जगह कैसी है, वो जो हम धरती पे रह रहे हैं तो हमारी धरती कैसी है, इसकी रूपरेखा कैसी है, यहाँ पे किस प्रकार में कहाँ के लोग किस प्रकार से रहते हैं, ये सब चीज़ें जानने का नॉलेज होता है। अगर गणित नहीं जानेंगे तो हम भूल जाएंगे, बेसिक्स कैलकुलेशंस नहीं आएगा, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यह सब चीज़ें जो है कला जो है क्रिएटिविटी दिखाता है, हमारी मानसिक स्तर की, हमारी कल्पनात्मक स्तर की, हमारी इमेजिनेशन की, हमारी
हमारी जो परिकल्पना है उस सब का जो है साध्य रूप है जो है वह कला है, ठीक है। तो इस तरह से नैतिक शिक्षा हम अगर पढ़ लेते हैं कोई चीज़, हम अनैतिक हैं, मोरल एजुकेशन हमें चारित्रिक रूप से प्रदान की जाती है, चरित्रवान बनाती है, तो इस तरह से नैतिक शिक्षा दी जाती है, हमें अनुशासन सिखाता है नैतिक शिक्षा के माध्यम से। तो यह सारी चीज़ें जो होती है इसमें कुछ विशेष चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को अगर पढ़ रहे हैं तो टीचिंग मेथड में किसी को पढ़ा के सीख रहे हैं, किसी से कथा बुलवाते हैं, किसी से पाठ्य पुस्तक रीड करवाते हैं, किसी से प्रयोगशाला में काम करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रॉब्लम दे देते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन निकालिए। लाइफ स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। सोर्स निधि में कोई किसी भी चीज़ के बारे में जानना तो उसके सोर्स को ढूंढना शुरू कर देंगे। सोशलाइज स्पेशलिस्ट मेथड क्या है? सोशलाइज एक्सप्रेशन मेथड। इस विधि में क्या होता है कि कल्पना के द्वारा से बच्चों के से सहयोग प्राप्त की जाती है। प्रोजेक्ट मेथड देख ही लिए हैं। वाद विवाद करके हम एक दूसरे के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, लेक्चर के माध्यम से जानते हैं, ठीक है। इसी तरह से भूगोल बारे में देख लीजिएगा, और कुछ नहीं है इसमें, प्राकृतिक ज्ञान का अध्ययन करवाता है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। गणित का भी वही है। प्रत्येक विधियों से अलग अलग विधि दिया गया है, जिससे यह देखते हैं कि किस प्रकार जो है हम काम करते हैं। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य जो पाठ्यक्रम समस्त स्कूल में की गई समस्त एक्टिविटी पाठ्यक्रम कहलाती है। सारा का सारा क्रिया जो है पाठ्यक्रम कहलाता है, जो स्कूल प्रांगण में किया जाता है। तो जो पाठ्यक्रम होता है एक उद्देश्य के साथ करवाया जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है? लक्ष्य तक जो हम प्राप्त करते हैं, सीखने का उद्देश्य क्या होता है? जो निर्देशन दिया जाता है, जो हम कोई चीज़ सीख रहे हैं उसको कहाँ अंतिम बिंदु तक ले जाना है, यह उद्देश्य कहलाता है। यही सब चीज़ें हैं। इसका विभिन्न पक्ष। शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए नॉलेज बढ़ाने का, समझने का, उसका एप्लीकेशन करने का, फिर उसको क्रिएटिविटी करने का, ठीक है। शिक्षण का जो है उद्देश्य होना चाहिए। टेक्स्ट पुट मेथड, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग का भी जो है पेपर 6 और 7 कंप्लीट हुआ। अब सिलेबस आपका ख़त्म हो गया एनटीटी का, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 आप लोगों का जो है सिलेबस अब हो गया कंप्लीट, दोनों लोगों का, एनटीटी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों का। जो कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचा है, लेकिन इसी में से अगर मुझे लगेगा कि कोई टॉपिक थोड़ा भारी है तो उसका शॉर्ट वीडियो हम डालते रहेंगे। आप लोग देख के कमेंट करना नहीं भूलेंगे। कमेंट नहीं कीजिएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। और जो भी दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो कॉल करके पूछ लीजिए। महान पंडित नहीं बनिएगा, क्योंकि वाइवा जो होगा एग्ज़ाम में मैं ही लूँगी। वाइवा के समय गड़बड़ाइएगा तो मुझे यह पता नहीं होगा कि मैंने क्या पढ़ाया है, क्या नहीं पढ़ाया है। जो मेरे सामने आएगा वह पूछा जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, बुक पढ़िएगा। समझ में नहीं आएगा फ़ोन कॉल कर लीजिए या फिर मैसेज कीजिए। टेक्स्ट फ़ोन कॉल ही कीजिएगा, ठीक है, या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। पूछ लीजिए, बार बार कह रही हूँ कि पूछ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। और जो नहीं समझ में आता है वो पूछ लीजिए, ठीक है। ध्यान रखिए आप लोग अपना, बार बार क्लास को रिपीट कीजिएगा। देखिए यह क्लास इसी पर्पज़ से बनाया गया है कि जो बुक में दी गई है चीज़ें जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी उसको समझा दिया गया है, ठीक है। जितना तक मेरा IQ लेवल था हम आपको उसको अपने शब्दों में समझाने की कोशिश किए हैं। अब आगे आप लोग देख लीजिएगा, किताब से ज्ञान अर्जित कीजिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम बताएंगे। 24 घंटे सिर्फ रात को सुनिए, रात को 12 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक हम अवेलेबल नहीं हैं। 6:30 तक, 6:30 के बाद हम 6:30 से लेके रात को 12 बजे तक हम अवेलेबल हैं। आप लोग को जब मन हो तब कॉल कर लीजिए, ठीक है।
और जो मन है वह पूछ लीजिए, ठीक है। जो मन हो सो नहीं, जो आपके सिलेबस का है वह हमसे पूछिए। हम कोशिश करेंगे यथासंभव आपको बताने का। जो भी त्रुटियां रह गई होंगी, जो भी कुछ दिक्कत रही होंगी, वह आप लोग हमसे बता दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिए आप लोग। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।